नमस्कार, जनरल टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वीर बाल दिवस पर खटिमा में कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, साहिब जादू के साहस और शौर्य की गाथा जानेगी नई पीढ़ी। बहुप्रतीक्षित मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2022 का होगा आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी चौक से करेंगे शुभारंभ। गीत संगीत से सजेगी महफिल। मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी पहुंचे। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। मरीजों के परिजनों ने कहा, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बना रेफरल सेंटर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग। भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने का कर रही प्रयास। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप, हिमपात के भी आसार और बढ़ेगी ठंड। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आज वीर बाल दिवस मनाया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान दिवस पर वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। वहीं सीएम धामी ने वीर बाल दिवस के रूप में श्रद्धांजलि दी। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान पर निबंध प्रतियोगिता कराई गई। विभिन्न वर्गों में प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रस्ट सम्मानित करेगा। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 1705 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने छोटी सी उम्र में सिख पंथ के गरिमामयी गौरव की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी वीरता और दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने सभी क्रम में राज्य सरकार व शिक्षा विभाग को निबंध प्रतियोगिता कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार कर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आज 26 दिसंबर को, जिला स्तरीय 2 जनवरी जबकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 10 जनवरी को रखी गई। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी साहब और उनके समस्त परिवार का जीवन जहां हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वहीं गुरु साहब के चारों साहबजादों का बलिदान आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर विश्व का एक अनोखा इतिहास का अध्याय है। उसको हम लोग अपने स्मरण में रखें। इस हेतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी साहब के चारों साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की। वीर बाल दिवस के मौके पर देहरादून राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के द्वारा वीर साहबजादों के बलिदान को दर्शाते हुए प्रस्तुतिकरण को देखा। राज्यपाल का कहना है कि छोटी सी उम्र में वीर साहबजादों ने राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसका अनुसरण आज भी भारतीय सेना कर रही है और वीर साहबजादों के बलिदान से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज वो दिन हम सबके सामने में है और देखने वाली बात ये है कि जो साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो उन्होंने एक बलिदान, एक सुप्रीम सैक्रिफाइस का एक उदाहरण अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने निश्चय के लिए दिया था, उसको 1705 से लेकर कितना समय है, लेकिन इसको एक नियुक्ति करना कि एक दिन हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
बहुप्रतीक्षित मसूरी विंटरलाइन कार्निवल 2022 का दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी के गांधी चौक से शुभारंभ करेंगे। कार्निवल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसी कड़ी में मसूरी शहर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। कार्निवल के तहत दोपहर 12 बजे लंडोर के सर्वे मैदान से सांस्कृतिक शोभा यात्रा शुरू होगी, जो लंडोर चौक, घंटाघर, अपर माल रोड, शहीद भगत सिंह चौक, पिक्चर पैलेस, कुल्डी बाजार, शहीद स्थल, गढ़वाल टेरिस होते हुए गांधी चौक पहुंचेंगी। गांधी चौक पर मुख्यमंत्री धामी कार्निवल का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पैरामोटरिंग उड़ान का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मसूरी में बहुप्रतीक्षित मसूरी विंटरलाइन कार्निवल 2022 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गांधी चौक से शुभारंभ किया जाएगा। कार्निवल की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रंग बिरंगी लाइट से पूरा मसूरी शहर सजा दिया गया है। लंडोर के सर्वे मैदान से सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन होगा। गांधी चौक पर पैरा मॉनिटरिंग उड़ान का भी प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। गांधी चौक में सीआरपीएफ बैंड और आईटीबीपी बैंड की प्रस्तुति होगी। पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़थवाल की मंगल गीत की प्रस्तुति होगी। टाउन हॉल में संध्या और रात्रि के मुख्य कार्यक्रम रखे गए हैं। स्वर्णिमा गुसाई की क्लासिकल गायन प्रस्तुति भी रखी गई है। जागर सम्राट बसंती विश्व की जागर की प्रस्तुति रखी गई है और बॉलीवुड के बडाली बंधु लखविंदर बडाली का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, मसूरी में बहुप्रतीक्षित मसूरी विंटरलाइन कार्निवल 2022 का आज शुभारंभ होने जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है इस कार्निवल के दौरान? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसूरी में जो विंटरलाइन कार्निवल का आगाज है वो आज हो चुका है और सीएम पुष्कर धामी ने कार्निवल का विधिवत शुभारंभ किया। और इससे पहले वहां पर मसूरी में सांस्कृतिक झांकी निकाली गई। वहीं सीआरपीएफ के बैंड, आईटीबीपी के बैंड की धुन और पद्मश्री जो है डॉक्टर माधुरी बड़थवाल, उन्होंने महिला गीत की वहां पर प्रस्तुति दी। और शाम को 6 बजे टाउन हॉल में जो है स्वर्णिमा गुसाई का संगीत कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक कलाकार हैं बसंती बिष्ट, उन्हें उनके जागर, वो भी वहां पर जागर की प्रस्तुति देंगे। और रात 8 बजे लखविंदर सिंह वडाली यानी कि वडाली ब्रदर्स वहां पर प्रस्तुति देंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार पहुंचकर बेस हॉस्पिटल कोटद्वार का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों का हालचाल पूछा और इसी दौरान मरीजों के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री से हॉस्पिटल की खामियां बताते हुए कहा कि जिले का सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटल मात्र एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। पिछले कई वर्षों से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मैं अपने माननीय अध्यक्षा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका बहुत आग्रह था कि भाई जो हमारा उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार है, इस पे हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए ताकि यहाँ से कोई मरीज़ रेफर ना हो। और आज हमने समीक्षा भी की है और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 500 मरीज़ पर डे यहाँ पे हैं। हर प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है और 2023 में जो भी यहाँ पे और अच्छा करने के लायक होगा, जो कमी हो उसको सब पूरा किया जाएगा। और हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी जो बातें मुझे 5 बातें बताई यहाँ के बारे में, वो 5 बातें हम 2023 में कुछ काम जनवरी में कर देंगे, कुछ काम फरवरी में कर देंगे, कुछ काम मार्च में कर देंगे। मुझे लगता है कि 2023 जो है कोटद्वार हॉस्पिटल के लिए स्वर्णिम काल रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर देहरादून स्थित गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ने कहना है कि
भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जब अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज में लिखा कि मुझ पर वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो वनंतरा रिजॉर्ट के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर वीआईपी का पता लगाना चाहिए। इसके साथ ही अंकिता भंडारी का बलिदान संघर्षपूर्ण बलिदान है और मेरा यह पूरा धरना अंकिता भंडारी को समर्पित है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का कहना है कि हर चीज पर राजनीति करना उचित नहीं। अंकिता भंडारी पूरे देश की बेटी है। अगर हरीश रावत चाहते हैं कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सब अपने अपने तरीके से अंकिता भरनेवाली को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। जो संघर्षपूर्ण बलिदान है, मेरा ये धरना उस बलिदान को समर्पित है और उस बलिदान के साथ हजारों लाखों लोगों की जो भावनात्मक एकता जुड़ी हुई है, भावनात्मक सवाल जुड़ा हुआ है, जो जगह जगह जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, कोई कैंडिल मार्च निकाल रहा है, कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई पुतला जला रहा है, उन सब के साथ उसी कड़ी में हमारी भी एक कड़ी है। देखिए, हर चीज पे राजनीति उचित नहीं है। अंकिता भंडारी जो है वो पूरे उत्तराखंड की और देश की बेटी है। वो खाली कांग्रेस की बेटी नहीं है, वो उत्तराखंड के हर नागरिक की बेटी है। और अंकिता भंडारी जी के मामले में हरीश रावत जी शायद यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, हो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में सीबीआई जांच के लिए मनाही करी। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल और कहा कि हम एसआईटी से संतुष्ट हैं। अगर हरीश रावत जी सीबीआई जांच चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। देहरादून में वनंतरा रिजॉर्ट मामले में लगातार विपक्ष धामी सरकार पर हावी हो रहा है। प्रकरण को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अब नाराजगी जताई है। पूर्व सीएम रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क में एक दिवसीय धरना दिया। रावत ने वनंतरा मामले में न्याय न मिलने को लेकर नाराजगी जताई। सरकार की ओर से वीआईपी को लेकर बयान दिया। भविष्य में संबंधित मुकदमे और दंड प्रक्रिया में बन सकता है, ये रावत का कहना है। वनंतरा प्रकरण में बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि वनंतरा रिजॉर्ट की कर्मचारी ने अपनी व्हाट्सएप चैटिंग में साफ कहा था कि उस पर वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव था। इस प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की जनता में अभी भी कई तरह के संदेह हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला है उस पर अब जो विपक्ष है वो धामी सरकार पर लगातार हावी हो रहा है और वीआईपी के नाम उजागर करने की मांग कर रहा है। वहीं आज पूर्व सीएम रावत ने भी एक दिवसीय धरना दिया इस मांग को लेकर। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तराखंड का, वहां पर गांधी पार्क के आगे वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। कांग्रेस का नेतृत्व हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो कर रहे हैं। साथ ही साथ हीरा सिंह बिष्ट जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी वहां पर धरना प्रदर्शन के स्थान पर वो भी आ चुके हैं। तो बिल्कुल यही अगर देखा जाए एक तरीके से तो अंकिता भंडारी हत्याकांड ये काफी पुराना हो चुका है, लेकिन अभी तक इससे पर्दाफाश नहीं हुआ है। वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस हत्याकांड में जरूर किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। वहीं इस भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्पष्ट कहना है। वहीं प्रवक्ता रविंद्र से जब बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम नहीं आ रहा है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि जिस वीआईपी के लेकर बात हो रही है तो उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो वीआईपी के विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा ने स्पष्ट कहा था कि वीआईपी एक कमरा है, ना कि वीआईपी किसी व्यक्ति विशेष को बताया जा रहा है। तो लेकिन कहीं भी कांग्रेस से इनके भारतीय जनता पार्टी के उत्तर से आंसर से संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस आज 24 घंटे का धरना गांधी पार्क के आगे दे रही है, जिसमें हरीश रावत आज 24 घंटे के लिए यानी आज 12 बजे से हरीश रावत धरने पर बैठ चुके हैं गांधी पार्क के आगे, और कल यानी मंगलवार के 12 बजे तक हरीश रावत धरना गांधी पार्क के आगे धरने पर बैठे रहेंगे।
यूं तो देहरादून में काफी कड़ाके की ठंड चल रही है। कड़ाके की ठंड में भी रात में भी हरीश रावत इस कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह जो हत्याकांड की यह जो सिलसिला यह लगातार ये जो अंकिता भंडारी का चल रहा है, इसको लेकर के बार बार प्रमुख विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाते जा रही है। लेकिन सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच में किसी भी तरीके की कोताही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता इसमें संलिप्त हो, उनको भी सजा दी जाएगी। यदि कोई अधिकारी भी इसमें जांच करने में जांच कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं तो बिल्कुल उनके भी प्रति सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंकिता जो है यह अंकिता उत्तराखंड की बेटी है, इसलिए उत्तराखंड की बेटी की इज्जत को बचाने के लिए चाहे जिस भी प्रकार की एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े वह लगाने को तैयार है और शासन प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी से काम चल रहा है। वहीं यदि बात की जाए एसआईटी की जांच की, तो एसआईटी लगातार अपने जांच को आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई जांच की अभी कोई आवश्यकता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एसआईटी ही काफी अच्छे तरीके से जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं यदि बात की जाए नार्को टेस्ट की, तो वह भी किया और उसके लिए मना किया गया था। लेकिन यदि बात की जाती है अंकिता हत्याकांड को लेकर के, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांग्रेस को थोड़ा सा सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। अंकिता हत्याकांड को लेकर आने वाले कुछ ही दिनों में इसकी गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी और जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब यह अंकिता हत्याकांड हुई उसके कुछ दिनों बाद, महज 2 दिन बाद ही आरोपी को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में भेज दिया गया है। तो यह देखना बड़ी बात है कि आने वाले कितने दिनों में अंकिता का केस की गुत्थी सुलझ जाती है और दोषियों को सजा दी जाती है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह के भीतर हटाए जाने के आदेश देने के बाद आज प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और रेलवे के एडीआरएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिस पर निर्णय लिया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमण कार्यों को मुनादी कराने के साथ ही नोटिस दिया जाएगा और उसी दिन से पिलरबंदी भी की जाएगी। और देखिए, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवेज़ की लैंड है उस पर जो भी एंक्रोचर्स हैं उसमें डायरेक्शंस रेलवेज़ को ये हैं कि इस पर आप अपना कब्ज़ा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी रेलवेज़ की ओर से भी उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्ज़ा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज़ भी आज यहाँ पे है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही है, उन सबको इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको समयबद्ध तरीके से सर उसको कराया पहले किस तरह आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की विमान हमारी पहले से भी जा चुकी है। ये टीम को ऊपर डाल दिया और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो हमें अलॉट हो चुकी है और रैंक जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जोनल में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार देखा जाए तो 4500 करीब फोर्स उसमें लग जाएगा। सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। सर, कितनी जमीन है, कितने घरों में से अतिक्रमण होता है? जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया जाए।
जहां एक और सरकार द्वारा बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, तो वहीं दूसरी ओर रुड़की के लंढोरा में प्रदूषण विभाग की नाक के नीचे ही लगातार ईंट भट्टों पर ईंटों को पकाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। वहीं ईंट भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं स्थानीय लोगों के लिए बीमारियों को दावत दे रहा है। वहीं संबंधित विभाग को लगातार सूचना देने के बाद भी प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाई पर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्टे की सूचना मिली है, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें अभी मेरे संज्ञान में आई है खबर, तो इसमें हम जाके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बता देंगे और हम भी खुद औचक निरीक्षण करके इसमें कार्रवाई करेंगे। सर पूर्व में भी हमारे द्वारा काफ़ी इसमें हमने सीज करे थे ट्रैक्टर भी बीच में, तो आगे भी हम कार्रवाई करते रहते हैं और निरंतर करते रहते हैं। जब जब समय मिलता है तो इसमें आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड के रुड़की में 24 दिसंबर की रात में रुड़की के सिविल लाइन इलाके में कुछ युवतियों द्वारा सरेआम एक दूसरे से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको हमारे चैनल ने प्रमुखता से चलाया था। वायरल वीडियो के बाद हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस को पूरे मामले में जल्द ही वीडियो में मौजूद युवतियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 युवतियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि चारों युवतियां रुड़की की ही रहने वाली हैं और कुछ दिनों से उन पर आपस में विवाद चल रहा था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर ही युवतियों में लाठी डंडे चल गए थे। पर को कुछ युवतियों का आपस में मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा इन सभी को चिन्हित करने और इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में रुड़की कोतवाली पुलिस के द्वारा इन सभी युवतियों को चिन्हित किया गया और इनके विरुद्ध पुलिस एक्ट में कार्रवाई अमल में लाई गई है। सभी को निर्देश दिया गया है और कि भविष्य में इस तरह की कोई भी चीज़, आपसी कुछ वाद विवाद की स्थिति पहले से ही चली आ रही थी और जब एक दूसरे के समक्ष हुए तो इनके बीच वो विवाद की स्थिति झगड़े में परिणत हो गई थी। युवतियों का चालान किया गया है पुलिस एक्ट में। रुड़की की रहने वाली है? रुड़की की रहने वाली है। पुलिस एक्ट में चालान करके चालान किया गया है। अभी उत्तराखंड पुलिस पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने जा रही है। अब सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद से ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस विभाग शासन को प्रस्ताव भेजेगा। इसके पीछे पुलिस का काम है कि अपराध होने की स्थिति में अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हरिद्वार को छोड़कर अन्य जनपदों में प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी सामने आई है। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में शासन को जल्द वार्ता की जाएगी। इसके अलावा बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए प्रत्येक जिलों में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जहां पूरे तहसीलों से लेकर जिलों में सभी गांवों में जागरूकता मिशन चलाया गया, जिसमें लेकर एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके चलते सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्यों, होम स्टे, पशुपालन, सड़क समस्या, पेयजल समस्या सहित अन्य बिंदुओं पर बातचीत की गई। तो वहीं उत्तरकाशी के ग्राम सभा बमियाल में गांव में जिला फॉरेस्ट विभाग अधिकारी पुनीत तोमर ने चौपाल का आगाज किया, जिसमें लोगों की समस्याएं सहित कई बिंदुओं पर बातचीत की गई, जिसमें स्वयं जिला वन विभाग अधिकारी पुनीत तोमर ने चौपाल में सभी लोगों को जागरूक करने को लेकर बात कही गई। तो वहीं स्वरोजगार को प्रमुखता से लेते हुए कहा कि होमस्टे, मधुपालन सहित कई रोजगार और स्वरोजगार के बारे में जानकारी दी गई। क्या अवसर हैं, क्या मजबूतियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या खतरे हैं, उस ढांचे में उसको डालना था। तो यहाँ पे आके ये दिखा है कि ये गांव क्योंकि उत्तरकाशी के काफ़ी पास है, तो वैसे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक उपलब्ध हैं। रोड भी आती है, पानी भी है, बिजली भी है, परंतु कुछ और बढ़िया हो सकता है। खेती को सपोर्ट करने के लिए होम स्टे को प्रचलन को मतलब थोड़ा बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके साथ साथ होम स्टे इसकी मतलब एक तरह से अवसर के तौर पर भी आ सकता है, क्योंकि उत्तरकाशी से काफ़ी पास है। कुछ भी खाद्य पदार्थ वगैरह लाने के लिए आपको, कुछ भी फैसिलिटी मुहैया करवाने के लिए आपको एक आसानी है। साथ साथ अगर यहाँ पे मधुपालन, एपीकल्चर अगर हो और थोड़ा पशुपालन को ठीक तरीके से किया जाए तो उसको आप होमस्टे के साथ डोवटेल कर सकते हैं और ये लोगों की आजीविका को एक
उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुए खेल प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर और जिला स्तर से होते हुए अपने अंतिम चरण राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ तक पहुंच गई है। इसी महीने के अंत में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 13 जनपदों की टीमें 14 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगी। 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के साथ देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक नई शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया जाएगा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड खेल विभाग का प्रयास है कि राज्य की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में सहयोग करें। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राज्य के स्तर पे जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित देश के कई राज्य कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं। शीत लहर भी चल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भीषण सर्दी की स्थिति रहेगी। दिल्ली में भी अगले 24 घंटों में कड़ाके की सर्दी की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में भारी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पंजाब में रविवार को भी कड़ाके की सर्दी जारी रही। शीतलहर के कारण 2 लोग घरों में दुबके रहे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चारधाम समेत अन्य चोटियों में हल्का हिमपात होने से ठिठुरन पड़ गई है। प्रदेश में बदले मौसम के बीच चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है।